आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर देख रहे हैं, जिस पेपर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है CC-Com 403। हम लोग आज इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का जो यूनिट 4 है ना, जो कि रोल एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड कमिटीज से रिलेटेड है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमिटी हमारा रह गया था, ऑडिट कमिटी। आज इस ऑडिट कमिटी पे हम लोग बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ऑडिट कमिटी में क्या जानने वाले हैं, जान लीजिए। हम लोग इसको, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, कुछ इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे, एप्लीकेबिलिटी को जानेंगे, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ये ऑडिट कमिटी का फॉर्मेशन होना है। फिर इसके कंपोजिशन को जानेंगे, जो ऑडिट कमिटी बनी है उसमें किस तरह के लोग होंगे, कितने लोग होंगे। फंक्शंस को जानेंगे, ऑडिट कमिटी का फंक्शंस, फिर पावर कह ले या स्कोप कह ले ऑडिट कमिटी का, और लास्ट में इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन कहता है ना कि एन ऑडिट कमिटी इज, जो ऑडिट कमिटी है ना, इज वन ऑफ द मेजर ऑपरेटिंग कमिटीज ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग जो कमिटियां बनाते हैं ना, बहुत तरह का, जो आप तो जान रहे हैं ना। पहले इस थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बोल ले पहले। ये जो कंपनी है, कॉरपोरेट गवर्नेंस को इन्हांस करने के लिए, मतलब कंपनी का फंक्शनिंग स्मूथ हो, अच्छे से कंपनी काम करे, कई तरह की कमिटियां बना करके काम करती हैं। आपको हम बताए थे, स्टैंडिंग कमेटी है, एडहॉक कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है, कई तरह का कमेटी बनाता है। ये जो कई तरह की कंपनी जो है, कई तरह की जो कमेटियां बना करके काम करती हैं। क्यों करती हैं? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, काम अच्छे से हो, है ना। जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, वो अच्छे से प्राप्त हो जाए, है ना। तो उसी उसी क्रम में ये जो ऑडिट कमिटी है, ऑडिट कमिटी कह रहा ना कि मेजर ऑपरेटिंग कमिटीज है, मतलब कि एक प्रमुख फंक्शनल कमिटी है ना। ये कमिटी किसका है? तो कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक कमिटी है ना। दैट इज इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और डिस्क्लोजर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर जो है ना, उसका उसका क्या होता है? ये इंचार्ज होता है, उसको देखरेख करता है ना। बात को समझिए। ये जो ऑडिट कमिटी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उन्हीं की एक कमिटी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक कमिटी है ऑडिट कमिटी, जो कि क्या होता है भाई? इंचार्ज होता है, प्रमुख होता है ऑफ ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर को क्या करते हैं? देखते हैं, देखरेख करते हैं। ये प्रमुख होते हैं, है ना। यही इंचार्ज होते हैं ऑडिट कमिटी वाले लोग। एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ये गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है ऑडिट कमिटी, है ना। मतलब ऑडिट कमिटी बहुत अहम रोल प्ले करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस में, है ना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काफी हेल्प करता है। आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट कमिटी हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि ये ऑडिट कमिटी जो है, ये आखिर किसको कहेंगे। एकदम सिंपल सेंटेंस में कोई कहे कि समझाइए, तो कहेंगे एन ऑडिट कमिटी, जो एन ऑडिट कमिटी, ध्यान दीजिएगा, कमिटी इज अ कमिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वही बात जो भी इंट्रोडक्शन में बोले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही क्या है? कमिटी है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
किन किन बातों के लिए? तो ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के को देखरेख के लिए, निगरानी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है उसके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिजल्ट्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए ऑडिट जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो दोनों तरह के ऑडिट का जो रिजल्ट है, जो 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 रिजल्ट मतलब रिपोर्ट कह लें, उसको रिसिप्ट प्राप्त करेंगे, ये ऑडिट कमिटी लोग ही उसको एक्सेप्ट करता है। बात को समझिए, फिर से एक बार और कह रहे हैं, ऑडिट कमिटी क्या है? तो ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी, एक कमिटी है। किनकी है भाई? तो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उन्हीं का एक कमिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किन किन बातों के लिए? तो कहता है कि ओवरसाइट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोसेस को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के ऑडिट रिजल्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? ऑडिट कमिटी समझ में आ गया हो बात? ऑडिट कमिटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही एक कमिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखरेख करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर के सिलेक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो ऑडिट हुआ है उसका रिपोर्ट को रिसिप्ट करने के लिए। क्लियर है? सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसका जो सेक्शन है 177, एंड रूल 6 एंड रूल 7 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 डील्स विद द ऑडिट कमिटी। कोई आपसे कहे कि कंपनीज एक्ट में या जो कंपनीज रूल्स है इसमें ऑडिट कमेटी की चर्चा कहाँ है? तो कहेंगे कंपनीज एक्ट का सेक्शन जो 177 है या जो कंपनीज रूल्स 2014 है उसका रूल 6 एंड 7 जो है ऑडिट कमेटी से रिलेटेड है। आइए बात को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये किस तरह के कंपनीज में ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन होना जरूरी है ना? कौन कौन से कंपनी जो हैं ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे? तो कहता है ना, बात समझ गए ना? एप्लीकेबिलिटी मतलब किस तरह के कंपनी में ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन होना है। तो कहता है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी एज पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 177, ये जो सेक्शन 177 है उसका सब सेक्शन 1 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का है, हैज बीन लिमिटेड टू, कह रहा है ना, मतलब सीधे सीधे बात को समझिए, किस तरह के कंपनीज में एप्लीकेबल है। तो आप सीधा लिखेंगे ये पहला पहला दो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जितना भी सारा का सारा लिस्टेड पब्लिक कंपनी में ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन होना जरूरी है। इसके अलावे द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, इसके अलावे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ऑल पब्लिक कंपनीज, जितने भी पब्लिक कंपनीज है विथ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 crore और मोर। मतलब पहला कंडीशन क्या कहा, जो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसके अलावे क्या कह रहा है कि, उसके अलावे कह रहा है कि जितने भी पब्लिक कंपनीज हैं, जितने भी पब्लिक कंपनीज हैं जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर हो। फिर कह रहा है ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर हो। और कह रहा है कि ऑल पब्लिक कंपनीज विच हैव इन अग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीड्स ₹50 करोड़। मतलब कह रहा ना, देखिए तीन चीज कह रहा, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, इन तीनों को मिला के जो टोटल सम हो रहा है वो 50 करोड़ या उससे ऊपर हो जाए, है ना, 50 करोड़ से ज्यादा हो जाए। तो ये तीन कंडीशन है कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर हो, और जो ये जो आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट है इसका जो एग्रीगेट होना वो क्या हो,
50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर कंपनी फुलफिल कर दे तो उस कंपनी को ऑडिट कमिटी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब ये जो हम 3 कंडीशन बोले, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर या जो डिपॉजिट्स, डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग लोन और ये डिपॉजिट्स का जो सम बोले 50 करोड़, ये कहाँ दिखना चाहिए? तो बोलता है कि लास्ट ईयर का जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें दिखना चाहिए। मतलब ये फिगर आप कहाँ से लेंगे? तो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए, द पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, एज द केस में भी, जैसा भी कंडीशन हो, बी as existing on the date of last audited financial statement shall be taken into record। मतलब इस फिगर को लास्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है उसमें ये फिगर मिलेगा, और अगर एक भी कंडीशन फुलफिल किया तो उसको ऑडिट कमिटी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं कंपोजिशन जानते हैं। ये जो ऑडिट कमिटी है इसका कंपोजिशन मतलब कि ऑडिट कमिटी में किस तरह के लोग होंगे, कितने लोग होंगे, है ना, पूछ सकता आपसे। तो कहता है ना कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए विथ मेजोरिटी ऑफ पीपल बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कहता है कि कम से कम 3 डायरेक्टर होगा, और उसमें भी कंडीशन क्या है कि इसमें से मेजोरिटी अगर 3 ही होगा तो मेजोरिटी मतलब 2 मेजर हो गया, उसमें अधिकांश जो होने चाहिए ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे एक लेक्चर हमारा पहले आ चुका है, देख लेंगे आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि ये जो कमिटी बनेगी, जो ऑडिट कमिटी बनेगा, ऑडिट कमिटी कम से कम 3 डायरेक्टर से बन सकता है, और ये अगर 3 डायरेक्टर से ही बना है तो उसमें मेजोरिटी जो होना चाहिए, मेजोरिटी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। बात बात समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए 10 डायरेक्टर है तो 10 में मेजर मेजर मतलब समझ रहे हैं ना, 50% ज़्यादा, मेजोरिटी क्या होगा, 50% ज़्यादा होना चाहिए कौन सा डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द पीपल शुड हैव द एबिलिटी टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कह रहा है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सके, समझ सके, पढ़ सके, जान सके, है ना। बात समझ रहे ना, कंपोजिशन समझ गए। कोई बोले कंपोजिशन बताइए ऑडिट कमिटी का, तो कहेंगे कि मिनिमम 3 डायरेक्टर से शुरू हो सकता है, बन सकता है, मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और जिसमें मेजोरिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। आइए बात को आगे बढ़ाएं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी। ये जो ऑडिट कमिटी है इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि ऑडिट कमिटी के फंक्शंस को बताएं। तो जो मेन फंक्शंस है आइए हम लोग समझते हैं ऑडिट कमिटी का, है ना। सबसे पहला इसका फंक्शन है द रिकमेंडेशन। ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेशन इसका पहला फंक्शन है। किस चीज़ पे रिकमेंडेशन देंगे, क्या चीज़ का रिकमेंडेशन देंगे, ध्यान दीजिए। तो फॉर अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी का जो ऑडिटर है ना उसके अपॉइंटमेंट पे अपना रिकमेंडेशन देंगे, उसके रेमुनरेशन से रिलेटेड मामलों में अपना रिकमेंडेशन देंगे, और उसका टर्म्स कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है, इन 3 बातों पर वो अपना रिकमेंडेशन देंगे, है ना। कंपनी ऑडिटर जो है उसके अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन और टर्म्स मतलब समय पर अपना रिकमेंडेशन देगा कौन, ऑडिट कमिटी। नेक्स्ट, रिव्यू एंड मॉनिटर। ध्यान दीजिएगा, रिव्यू करना और मॉनिटर करना एक फंक्शन है। तो क्या रिव्यू करेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे, देखिए द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, कहता है ना ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंस को, एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये रिव्यू एंड मॉनिटर करेंगे। ऑडिट कमिटी का एक काम है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। क्या रिव्यू और मॉनिटर करेंगे, तो ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को एंड उसके परफॉर्मेंस को, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, एंड उसके इफेक्टिवनेस को मतलब ऑडिट प्रोसेस के इफेक्टिवनेस को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। एक बार फिर से कह रहे हैं,
ऑडिट कमेटी का दूसरा काम है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। क्या रिव्यू करेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे? तो ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस पहला, दूसरा क्या कह रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, है ना। तो रिव्यू एंड मॉनिटरिंग आसान है, फंक्शन है इसका। नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन, ये एग्जामिन का भी काम करेंगे। क्या चीज का एग्जामिनेशन करेंगे भाई, सवाल उठता है। आइए देखिए, तो एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एग्जामिनेशन, एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। बात को समझिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन का काम ऑडिट कमेटी का है, और द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर का रिपोर्ट तो आएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ऑडिटर का रिपोर्ट आया है उसको भी एग्जामिन करना ऑडिट कमेटी का ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अप्रूवल। क्या चीज का अप्रूवल देंगे, ये किस चीज को अप्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अप्रूवल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, ध्यान दीजिएगा, अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी विथ रिलेटेड पार्टीज। ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक आप लोग सुने होंगे, एक सेंटेंस, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो ये जो रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएंगे, क्या होता है, आप बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसको समझिए, तो फिर हम लोग टॉपिक से इधर उधर हो जाएंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो होता है ना, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है, कंपनी का रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब कंपनी कुछ ट्रांजेक्शन्स जब रिलेटेड पार्टी के साथ, बात को समझिए, कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा ये बाद में देख लेंगे। कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन किया और उसमें बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, तो उस मॉडिफिकेशन का अप्रूवल कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगा, है ना। कंपनी का रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है और फिर बाद में अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उस मॉडिफिकेशन का अप्रूवल करने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का, अप्रूवल, है ना। नेक्स्ट स्क्रूटिनी, किसका स्क्रूटनी भाई, स्क्रूटनी है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दिया, एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन लिया, या दूसरा कंपनी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में स्क्रूटनी का काम भी किसका है, ऑडिट कमेटी का ही है। ये ऑडिट कमेटी ही स्क्रूटनी का काम करती है। नेक्स्ट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन करना, है ना। वैल्यूएशन किसका करेंगे, आइए देखते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और असेट्स ऑफ द कंपनी, ध्यान दीजिएगा, जो अंडरटेकिंग है, जो उद्योग है, जो उपक्रम है, उसका वैल्यूएशन, या असेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के असेट्स का वैल्यूएशन करेंगे, है ना। वेर एवर इज नेसेसरी, जब भी जरूरत पड़ेगा, अंडरटेकिंग का वैल्यूएशन करेगा, जो उपक्रम है उसका वैल्यूएशन करेगा, या उसके असेट्स का, कंपनी के असेट्स का वैल्यूएशन करेगा, है ना। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, अंडरटेकिंग का वैल्यूएशन, जो उपक्रम है, जो उद्योग है, उसका वैल्यूएशन, या कंपनी के असेट्स का वैल्यूएशन का काम भी किसका है, ऑडिट कमेटी का ही काम है। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ध्यान दीजिएगा, वैल्यूएशन कह रहा है, किसका वैल्यूएशन, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन का काम भी है ऑडिट कमेटी का, किसका इवैल्यूएशन, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, है ना। एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, उसके इवैल्यूएशन का काम ऑडिट कमेटी का है ना। ऑडिट कमेटी इवैल्यूएशन का काम करती है, किसका, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का। और लास्ट जो है मॉनिटरिंग एक काम है, मॉनिटर करेगा, है ना। ऑडिट कमेटी का एक काम क्या है, मॉनिटर करना। तो क्या मॉनिटर करेगा भाई, किसका मॉनिटरिंग है, तो द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज थ्रू पब्लिक ऑफर्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो पब्लिक इशू करके
जो जो फंड इकट्ठा कर दी है कंपनी, उसका यूज कैसे हो रहा है, उसका अंतिम यूज कैसे हो रहा है, उसका फाइनल यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उसको मॉनिटर करना है ना। पब्लिक इशू करके कंपनी जो फंड रेज किया है उसका मॉनिटरिंग का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का। एंड रिलेटेड मैटर्स जो होगा उसका भी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक ना। ऑडिट कमेटी क्लियर है, मॉनिटरिंग क्लियर है। ऑडिट कमेटी का एक फंक्शन क्या हो गया, मॉनिटरिंग। तो आसान है, देखिए ना, रिकमेंडेशन है, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग है, एग्जामिनेशन का काम है, अप्रूवल का काम है, स्क्रूटनी करेगा, इंटर जो कॉर्पोरेट लॉन्स है, ये वैल्यूएशन का काम है, असेट्स और अंडरटेकिंग का, इवैल्यूएशन करेगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का, और एक आपका मॉनिटर करेगा जो फंड रेज किया है ये पब्लिक इशू से, है ना, पब्लिक ऑफर से जो फंड रेज किया है उसका आपका क्या करता है, मॉनिटर करता है। आसान है ना, एकदम आसान है। एक बार फिर से प्ले करके देख लेंगे अगर मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन है तो। और आइए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो है वो है पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी का कह ले पावर्स, कि कौन कौन सा इसका ये शक्तियां हैं, और या पावर कह ले या स्कोप ऑफ ऑडिट कमिटी कह ले। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। आपको कहता है ऑडिट कमेटी का पावर्स बताइए या ऑडिट कमेटी का स्कोप बताइए, तो दोनों सेम होगा, है ना। जो स्कोप होगा वही पावर होगा। मान लीजिए जो एरिया है, तो एरिया में रहकर काम करे तो वही ना आपका पावर है। तो ये दोनों का सेम आंसर होगा, पावर्स बोले या स्कोप बोले सेम आंसर होगा। आइए देखते हैं क्या स्कोप है ऑडिट कमेटी का, या ऑडिट कमेटी का क्या पावर है। कहता है द ऑडिट कमिटी शैल हैव द ऑथोरिटी, है ना, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या पावर है। देखिए, पहला, टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑडिटर्स है ना, टू कॉल फॉर द कमेंट्स, है ना, कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का जो कमेंट है किस पर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर, द स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर्स एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो रिपोर्ट होता है ना, वो फाइनल कहाँ जाता है, बोर्ड को जाता है। तो ये ना कॉल कर सकते हैं, ये कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का जो कमेंट है, ऑडिटर का जो कमेंट है किस पर, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर, है ना। स्कोप ऑफ ऑडिट जो है इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर का जो ऑब्जर्वेशंस है, एंड रिव्यू जो है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, है ना। इस पर कह रहा ना कि कॉल कर सकता है ना, ये कॉल करने का एक पावर है ना। टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के कमेंट के लिए उनको कॉल कर सकता है ना। ये जो कमेंट दिए हैं ऑडिटर, किन मामलों में है, तो अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, स्कोप ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट का स्कोप है जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग क्या, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर्स। ऑडिटर अपना ऑब्जर्वेशन देगा ना, अपना रिपोर्ट लिखेगा ना, तो इंक्लूडिंग क्या है बाबू, ये ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर्स, है ना, एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिव्यू है, जो कि सबमिट होना है किसको, बोर्ड को। बोर्ड, बात को समझिए, देखिए सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। ये जो ऑडिटर्स का जो कमेंट है, ऑडिटर जो कमेंट किया है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो जाना है बोर्ड को। तो बोर्ड को सबमिट करने से पहले ये जो ऑडिट कमेटी है ऑडिटर को कॉल कर सकता है ना, कमेंट के लिए, कि जो आप कमेंट किए हैं आइए भाई बताइए, है ना, वो क्लैरिफिकेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज, है ना, डिस्कस करने का मतलब पावर है। एनी रिलेटेड इश्यूज विथ द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखिए, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, अगर इनके बीच कुछ इश्यूज है ना, तो उनको उन मामलों से उनको डील करने के लिए ये डिस्कस कर सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं, है ना।
बात को समझिए, कंपनी का जो मैनेजमेंट है और जो इंटरनल ऑडिटर हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, अगर कुछ इश्यूज हैं तो उन इश्यूज को डील करने के लिए डिस्कस कर सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं, है ना, ये उन मामलों पर डिस्कस कर सकते हैं उन लोगों के साथ में, है ना, डिस्कस करेंगे, है ना, रिलेटेड इश्यूज पर कोई भी रिलेटेड इश्यूज हो, किनके किनके बीच में इशू हुआ है ध्यान दीजिएगा, कंपनी का मैनेजमेंट का हुआ है, इंटरनल या स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बीच में अगर कुछ इश्यूज आ रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्कस करने के लिए ये डिस्कस कर सकते हैं ऑडिट कमिटी, है ना, उन लोगों के साथ में बात को रख करके एक दूसरे को समझ सकते हैं, है ना, आखिर क्या बात है। टू टू इन्वेस्टिगेट करने का, है ना, इनटू एनी मैटर रेफर्ड बाय द बोर्ड, अगर बोर्ड, कंपनी का जो बोर्ड है, अगर कोई मैटर को रेफर करता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का अथॉरिटी है, पावर है ना, ऑडिट कमिटी का एक पावर है इन्वेस्टिगेशन का। तो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई, तो बोर्ड अगर कोई मैटर को रेफर किया है तो उस रेफर्ड मैटर है, जो बात इनको रेफर किया गया ऑडिट कमेटी को, उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर है ना। टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, बात को समझिएगा, टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस, ये ना प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो ऑडिट कमेटी प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से, है ना, जब भी ऑडिट कमेटी जो है ये प्रोफेशनल एडवाइस ले सकता है बाहर से, है ना, एक्सटर्नल सोर्सेस से अगर जरूरत पड़े तो। और लास्ट में क्या है, हैविंग फुल एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का रिकॉर्ड है, कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड जो होगा ना, उन पर इनका फुल एक्सेस रहता है, मतलब ऑडिट कमेटी जब चाहे कंपनी का कोई भी रिपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट को देख सकता है, कंपनी मना नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये इसका स्कोप कहिए, स्कोप में एक तो है कि जो ऑडिटर्स को कॉल कर सकता है ना, ऑडिटर को कॉल कर सकता है जो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे अपना जो रिपोर्टिंग वगैरह ये सब दिए हैं। फिर एक है कि ये डिस्कस कर सकते हैं अगर इंटरनल या स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मैनेजमेंट के साथ कुछ अगर इश्यूज आ रहा है तो उन मामलों पर डिस्कस कर सकते हैं। बोर्ड अगर कोई मैटर को ऑडिट कमेटी को रेफर किया है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फिर ये जो ऑडिट कमेटी है प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, है ना, एक्सटर्नल सोर्सेज से। और एक कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड जो है ना, कोई भी रिकॉर्ड पर इनका फुल एक्सेस रहता है, ये एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंपनी मना नहीं कर सकती है। तो ये लेक्चर आज का तो यहीं पे अच्छा, और एक छोटा सा एक और है कंक्लूजन, थोड़ा सा 2 लाइन का देख लें। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, ऑडिट कमिटी मेंटेन्स कम्युनिकेशन विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो ऑडिट कमिटी है ना, इसका जो कम्युनिकेशन होगा कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ में होगा, सच एज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे या चेयरमैन होंगे, उनके साथ इनका कम्युनिकेशन होगा। द कमिटी कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन इन केस दे फाइंड एनी इश्यूज, अगर ये ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है ऑडिट कमिटी इन केस अगर दे फाइंड एनी इश्यूज, अगर कुछ इश्यूज आ रहा विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर अडॉप्टेड बाय द कंपनी। बात को समझिए, कंपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर को जो अडॉप्ट किए हुए है, उसके साथ अगर कुछ इश्यूज आ रहा है तो इमीडिएट वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे ऑडिट कमिटी, है ना। और और क्या कह रहा है, इन सच केस द कंपनी कैन ऑल्सो अपॉइंट एंड टेक असिस्टेंस फ्रॉम एन इंटरनल ऑडिटर। और ऐसे केसेस में, मतलब जब अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी जो है ना, कंपनी भी अपॉइंट कर सकती है और वो सहायता ले सकती है, किससे, तो इंटरनल ऑडिटर से, है ना। ये कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, कंक्लूजन समझ गया ना।
मतलब कि जो ऑडिट कमिटी है ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगा भाई? तो टॉप मैनेजमेंट के साथ में। टॉप मैनेजमेंट में कौन है? द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और चेयरमैन हैं। चेयरमैन लोग जो हैं, चेयरमैन जो होता है। और ये कंपनी इमीडिएट, ये जो ऑडिट कमिटी है तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है अगर कुछ भी इशू हो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर से रिलेटेड जो कि कंपनी अडॉप्ट किए हुए है ना। और कंपनी भी अपने असिस्टेंस के लिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये ऑडिट कमिटी। इतना में हमको लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर पकड़ा जाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है यूनिट 4 का। जो आपका जो रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से एक बार और देख लेंगे, है ना, एक दो बार देख लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने से हम लोग का हौसला बढ़ेगा और प्रयास करेंगे कि और अच्छा लेक्चर दें और अच्छा से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करें, है ना। आपका लाइक हम लोग का हौसला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन अगला मिलता रहे। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल।